पड़ोसन अच्छी नहीं होती। ये कहानी शुरू होती है ट्रेन के सफ़र से, जहां मोना अपने ससुराल वालों के साथ एक नए शहर जा रही थी। एक बात तो किसी ने सच कही है, कभी सरकारी नौकरी वाले से शादी मत करना, वरना पूरी जिंदगी यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ करने में ही निकल जाएगी। अच्छा, मुझे तो कुछ और ही पता है। ऐसा क्या पता है तुम्हें? नहीं, बस याद आया कि जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तब तो तुम कुछ और ही कहती थी। मोहित, जान लगाकर एक बार बस सरकारी नौकरी ले लो, उसके बाद हम दोनों की लाइफ सिक्योर हो जाएगी। रिटायरमेंट के बाद भी अच्छी खासी मोटी पेंशन आएगी। रिटायरमेंट के वक्त एक मोटा अमाउंट आएगा। हर 7 साल में तुम्हारा ट्रांसफ़र होगा तो ऐसे पूरा देश घूम लूँगी मैं। वर्ड्स ज़रा भी ऊपर नीचे नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड्स बता रहा हूँ। यही कहती थी ना तुम। मैं तो हिम्मत हार चुका था, पर तुम मुझे प्राइवेट नौकरी करने ही नहीं देती थी, क्योंकि तुम्हें सरकारी नौकरी करने वाला पति चाहिए था। हाँ, तो मुझे क्या पता था कि घर का सारा सामान ले लेकर बार बार मुझे यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा। महीनों लग जाते हैं एक घर बसाने में, और उसके बाद फट से तुम कहते हो तुम्हारा ट्रांसफ़र हो गया। बात तो सही कह रही है मोहित। अभी तो तुम दोनों के बच्चे नहीं है, पर जब बच्चे हो जाएंगे तो वो स्कूल भी तो जाएंगे, और हर बार ऐसे तेरा ट्रांसफ़र होता रहेगा तो क्या तू बच्चों की स्कूल भी बदलवाता रहेगा? पढ़ाई का कितना नुकसान हो जाएगा। बस बस मम्मी, कहाँ तुम बच्चों की पढ़ाई तक पहुँच गई। अब से ये प्रॉब्लम नहीं होगी मम्मी, मैंने बात कर ली ऑफिस वालों से। भगवान चाहेगा तो ये बार बार का ट्रांसफ़र अब रुक जाएगा। ऐसे भी ये मेरा तीसरा ट्रांसफ़र है। रोज 50 सीढ़ियां चढ़ने से दिल की बीमारी का रिस्क 20% कम हो सकता है। सफोला का स्टेप अप फॉर योर हार्ट मूवमेंट ज्वाइन करिए। मेरे साथ बातचीत करते हुए सीढ़ियां चढ़नी है बस, और अश्योर्ड हेल्थ रिवॉर्ड्स पाइए। सोचना क्या है, नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए एंड स्टेप अप फॉर योर हार्ट विद सफोला। इसके 2 टके की नौकरी के कारण बार बार मेरे दोस्तों का साथ छूट जाता है। क्या ज़रूरत थी मुझे भी यहाँ से वहाँ ले जाने की। मैं रहता अपने घर पर आराम से, जहाँ बचपन गुजरा, जवानी गुजरी, वहाँ से नए शहर ले जाया जा रहा है मुझे। इस उम्र में आदमी आराम करना चाहता है, वहाँ मुझसे भागदौड़ करवाई जा रही है। अरे कैसे रहते वहाँ पापा? मम्मी तो मेरे साथ आ रही थी, अकेले रह लेते तो आप खाना कैसे खाते? अरे देख लेता ना मैं। पता नहीं कैसे मन लगेगा मेरा इस नए शहर में, कैसे पड़ोसी होंगे भगवान जाने। आप भी तो ज़रा सोचिए गायत्री जी, अगर अगल बगल में आपको कोई सहेली नहीं मिली या अच्छी काम वाली नहीं मिली तो कैसे मन लगेगा आपका? हर जगह पड़ोसी होते पापा, पूरे मोहल्ले में सिर्फ एक हमारा ही घर नहीं होने वाला। और मैंने तो सुना है मोहल्ला अच्छा है, मोहल्ले के अगल बगल वाले भी बहुत मिलनसार हैं। आप फिक्र मत कीजिए, सब अच्छा हो जाएगा। और छोटी मोटी बहस और नाराज़गी के बावजूद 24 घंटे के सफ़र को पूरा करके मोना अपने ससुराल वालों के साथ अपने नए घर पहुंचती है, जहां उनको गाड़ी से उतरता देख विदुषी अपने घर से बाहर निकलकर पड़ोसी विमला के घर का दरवाज़ा खटखटाती है। अरे विमला जी, जब मसाला मिलने का वक्त होता है तब तो आप घर के अंदर दरवाज़ा बंद करके बैठ जाती हैं। जल्दी बाहर आइए, देखिए कौन आया है मोहल्ले में। बगल वाला घर लग गया है ना किराए पर, बोला तो था मैंने। तो ये लोग आए हैं इस घर में, घर देखने आए हैं लगता है। कोई घर देखने के लिए इतने सारे लोगों के साथ इतना सामान लेकर थोड़ी ना आता है भाभी। और इतना ही पता करना है तो शाम तक रुक जाइए, सब खबर लग जाएगी। छोटा ही परिवार है। हमारे ज़माने में तो 2 जेठ, 2 जेठानी, 4 ननंदे, कम से कम 15-20 लोगों का जमावड़ा रहता था घर पर। इन्हें देखो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं ज़रा सा मिलकर आती हूँ। हाँ। और मोना के परिवार वाले उनके नए घर के अंदर पहुंचते उसके पहले ही विदुषी उनके घर के दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। नमस्ते जीजा जी, नमस्ते दीदी। तो आप लोग आए हैं इस घर में, तभी मैं सोचूं इस घर की सफाई क्यों करवाई जा रही है। हाँ आंटी, ये घर हमने किराए पर लिया है। मेरा ट्रांसफ़र इस शहर में हुआ है और मुझे ऑफिस के पास ही कोई घर चाहिए था, इसलिए। बिल्कुल सही किया बेटा, यहाँ से तो स्टेशन भी बगल में है, होटल भी और अस्पताल भी। और घर भी ना अंदर से बड़ा सुंदर है। मैं तो भाई यहाँ आती जाती रहती थी, अंदर से अच्छी तरह से देखा हुआ है। इसके पहले जो किराएदार थे ना, उनसे मेरे बहुत अच्छे संबंध थे। जैसे ही मेरे से बातचीत शुरू हुई, उन्होंने अपना खुद का घर खरीद लिया और इस किराए के घर को छोड़कर चले गए। अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करना चाहती मैं, पर जिन लोगों से मैं दोस्ती कर लूँ ना, जिनके भी घर पैर रख दूँ, उनकी किस्मत खुल जाती है। बस वो ज़मीन सोना उगलने लगती है। इतनी धूप में ये आंटी चाट क्यों रही है?
ज़रा सा मैनर्स भी नहीं है इनमें। कोई इतने दूर से ट्रैवल करके आया है और इनका अपना ही चल रहा है। अब अच्छा आंटी, हम आपसे शाम में मिलते हैं, हाँ। और ठीक शाम होते ही मोना के दरवाजे पर होती है दस्तक। हाथ में एक कटोरी में 2 रसगुल्ले लिए विदुषी उनके दरवाजे पर खड़ी होती है। बताओ, यहाँ भी किसी की नींद भी नहीं खुली और ये आंटी आकर खड़ी हो गई। आंटी आप, वो घर इतना बिखरा पड़ा है ना, आप देख ही सकती हैं। सोफ़ा तक नहीं लगाया है हमने अभी तक। अरे तो मैं कौन से पराई हूँ बेटा, आजकल तो पड़ोसी ही असली रिश्तेदार रह गए हैं। मेरा क्या है, मैं तो इस चेयर पर बैठ जाऊंगी, तू आज जमीन पर बैठ जा बेटा। तभी कमरे से मोहन को आता देख विदुषी उनके पास जाती है। अरे जीजा जी उठ गए आप, ये देखिए रसगुल्ला लेकर आई हूँ मैं। आज ना बड़े दिनों बाद मैंने रसगुल्ले बनाए थे। इतने सारे रसगुल्ले लाने की क्या ज़रूरत थी आंटी जी आपको? मजाक करता है क्या? और क्या है ना जीजा जी, मैं तो 100 पीस रसगुल्ले ले आऊँ, पर आज के ज़माने में सभी को शुगर की बीमारी हो रखी है और जवान बच्चे चीनी का कुछ भी खाना नहीं चाहते। और आपके घर पहली बार खाली हाथ तो आ नहीं सकती थी, इसलिए 2 रसगुल्ले लेकर आ गई। बिल्कुल सही किया आपने विदुषी जी। और मोहन ये कहता ही है कि विदुषी वो दोनों रसगुल्ले मोहन के मुंह में डाल देती है। तभी गायत्री हॉल में आती है। जीजा साली का मजाक दीदी। चलिए चलती हूँ मैं। गायत्री के आते ही विदुषी हंसते हुए वहां से चली जाती है। सही कहा तो मोहित ने, मिलनसार है इस मोहल्ले के लोग। धीरे धीरे मोना अपना ससुराल फिर से सजाना शुरू कर देती है। एक सुबह मोना सभी के लिए नाश्ता बना रही थी कि विदुषी मटकती हुई उनके घर आ जाती है और सीधा रसोई में चली जाती है। और बहू क्या बना रही हो? अरे आंटी जी, आप बिल्कुल सही वक्त पर आई हैं। आप भी खाने के लिए बैठ जाइए ना, मैं सभी को नाश्ता परोस रही हूँ। ये मत समझना बेटा कि मैं नाश्ते के वक्त बस खाने के लिए आ गई। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं आंटी जी। वो क्या है ना, मैं दिन भर घर पर अकेली रहती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि खुद के लिए खाना भी ना बनाओ। वो तो जिससे मन मिलता है उसके पास जाने का मन करता है। और आराम से विदुषी जी सभी के साथ ब्रेकफास्ट करने बैठ जाती है। लगता है पोहे में मिर्च ज़्यादा हो गई है बहू। मुझे भी देखिए कितनी मिर्ची लग रही है। ये क्या कर दिया बहू तुमने? हम सब उम्र दराज लोग हैं, ध्यान रखना चाहिए ना। पर विदुषी, पोहे में मिर्च तो है ही नहीं। इन्होंने गलती से मेरी प्लेट ले ली है जिसमें मैंने ऊपर से कच्ची हरी मिर्च डाली है। अच्छा अच्छा। मेरा नाश्ता हो गया। वो क्या है ना, 2 चम्मच से ऊपर मैं खाती नहीं। वैसे बोलना तो नहीं चाहिए दीदी, पर कभी कभी बहू के काम में आप ज़रा हाथ बटा दिया कीजिए। जब से आई हूँ देख रही हूँ वो बेचारी अकेले ही रसोई संभालती है। इससे क्या होगा ना कि आपकी भी हड्डियाँ जाम नहीं होंगी और बहू को भी मदद मिल जाएगी। और बस चुगलखोर विदुषी मोना के कानों में अपनी बात डालकर चली जाती है। एक रात मोहित और मोना डिनर के लिए बाहर जाते हैं और गाड़ी का हॉर्न सुनते ही विदुषी दरवाजे पर आ जाती है। बताइए विमला जी, दिन भर सभी के सामने मोना सती सावित्री बनती है, सूट पहनती है और पीठ के पीछे देखे कैसे जींस पहनकर घूमने निकल गई। अरे तो आप मुझे क्यों बता रही है भाभी? ये जाकर अपनी सहेली गायत्री जी को बताइए। वैसे भी आजकल आपका आधा वक्त उन्हीं के घर में बीतता है। हाँ तो बिल्कुल बताऊंगी, मुझे किसी का डर है क्या? और कुछ भी मत बोला कीजिए विमला भाभी, मुझे तो खुद सांस लेने का वक्त नहीं है। वो तो गायत्री देवी ज़बरदस्ती मुझे बुला लेती है। क्या करेंगी वो भी, बुढ़ापा चीज़ ही ऐसी है। अब बहू को फुर्सत है नहीं सास के साथ बैठने की, तो वो बेचारी कहीं तो जी घबराएगा ना उसका भी। और अगली सुबह जब गायत्री बालकनी में कपड़े सुखाने जाती है, उसे देखते ही विदुषी कहती है, रात को घूमते फिरते हैं आप लोग। बच्चों ने तो आपको और जीजा जी को भी बोला ही होगा साथ चलने पर आप दोनों गए नहीं होंगे ना, प्राइवेसी। मैं कुछ समझी नहीं विदुषी। छोटा मुंह बड़ी बात कह रही हूँ दीदी। इस तरह शादी के बाद बहू का कभी जींस पहन कर कभी 1 पीस पहन कर रात को घूमने जाना अच्छा नहीं लगता। और ऐसी कौन सी बात है जो पति पत्नी को अकेले ही करनी है? कहीं अलग होने की तो नहीं सोच रहे दोनों? अगर आप दोनों साथ चले जाते तो कौन सा 10,000 का बिल आ जाता है? खैर मुझे क्या। इस बारे में मुझे तो कोई जानकारी नहीं है विदुषी। मैं पूछती हूँ बहू से। वैसे बच्चे हैं, घूम भी रहे हैं तो क्या गलत है। पति के साथ ही तो गई थी, कोई दोस्त या किसी अजनबी के साथ थोड़ी ना चली गई थी।
यहाँ तो दाल नहीं गली। अच्छा, मुझे शायद कोई आवाज़ दे रहा है, मैं चलती हूँ। हाँ, बस इसी तरह कभी विदुषी मोना का साइड लेकर उसकी सास के खिलाफ उसके कान भरती, तो कभी गायत्री को उसकी बहू के खिलाफ भड़काती। ऐसे ही एक शाम चाय पीने के बहाने विदुषी गायत्री और मोहन के पास जाती है और मोना की गैर मौजूदगी में उसकी सास से कहती है, वैसे एक बात मुझे आपसे पूछनी थी गायत्री दीदी, आपकी कोई बेटी नहीं है क्या? मेरा मतलब 2 महीने से आप लोग यहाँ रह रहे हैं ना, नए शहर में शिफ्ट हुए हैं। अगर बेटी होती तो आती ज़रूर। बेटी नहीं है क्या? अरे विदुषी जी, बेटी है ना, पर वो बेचारे को वक्त ही नहीं मिल रहा, वरना वो ज़रूर आती। यही कारण है ना जीजा जी? कहीं ऐसा तो नहीं कि भाभी और ननद में बनती नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा क्यों होगा? मैं भी ना बेकार में कुछ सोच रही हूँ। पर वो क्या है ना, ज़माना ही आजकल ऐसा हो गया है। हमारे ज़माने में तो 4 ननदें होती थी, एक जाती दूसरी आ जाती। पर मोना बहू का अच्छा है, ले दे के एक ननद वो भी बेचारी आती नहीं। कहीं इस विदुषी की बात में दम तो नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मोना और प्रिया में किसी बात पर अनबन हो गई हो? अब मैं अभी आई। हाँ, गायत्री सीधा उठकर अपनी बहू के पास रसोई में जाती है। तेरी कोई बात हुई है क्या प्रिया से? ऐसे तो वो बिना मुझसे मिले रह नहीं सकती, पर इस बार 2 महीने हो गए, ना वो ज़्यादा फ़ोन करती है, ना ही आने की बात करती है। नहीं तो मम्मी जी, मेरी तो कोई बात नहीं हुई दीदी से। क्यों, कोई बात हुई है क्या? नहीं, माना तो बिजी रहती है, पर वो तेरी ननद है, वो भी इकलौती। अगर वो फ़ोन नहीं करती तो तू सामने से फ़ोन कर लिया कर। बस ये कहकर जैसे ही गायत्री रसोई से निकलती है, मौके का फायदा उठाती हुई विदुषी रसोई में चली आती है। क्या हुआ बहू, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? नहीं नहीं आंटी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। तुझे तेरी आंटी की कसम, क्या मैं तेरी माँ जैसे नहीं हूँ बेटा? मुझे भी दिखता है कैसे 24 घंटे तू रसोई का काम संभालती रहती है। सबके जीवन में दुख होता है बेटा। इंसान का दिल कभी भर भी आता है, तभी तो वो किसी के पास जाकर अपना दिल खाली करेगा। पर तुझे तो वो सहारा भी नहीं मिल रहा। मैं रसोई के बाहर थी तो मैंने सारी बात सुन ली। अरे मुझे समझ में नहीं आता गायत्री दीदी की बुद्धि को क्या हो गया है। क्या उन्हें दिखता नहीं तू कैसी है? अरे तू ऐसी है ही नहीं जो अपनी ननद से किसी बात पर बैर करेगी। पर क्या कह सकते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। सास ससुर खुद ऐसी बात छेड़ते हैं और फिर बहू को बुरा बता देते हैं। और इस तरह आखिरकार दोनों सास बहू के बीच में खटाश तो विदुषी ने पैदा कर ही दी थी। रात के खाने के टेबल पर हर वक्त चहचहाने वाली मोना ना ही एक लफ्ज कहती है और ना ही गायत्री। आज तो घड़ी की टिक टिक भी सुनाई दे रही है पापा। बड़ा शांत शांत सा है घर का माहौल। मुझे तो लगता है हमने गलत जगह घर ले लिया। यहाँ तो कोई ज्यादा आता जाता ही नहीं। अरे क्या बोल रहा है बेटा, एक नंबर घर है। ऐसा घर तो मिलते ना मिले। अरे पड़ोसी भी काफ़ी अच्छे हैं, हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। पड़ोसी नहीं पापा, सिर्फ विदुषी जी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई तो बात हुई है, वरना आप दोनों एक साथ खड़े रहकर चुप कैसे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरा हो गया। सिर्फ 1 रोटी गायत्री जी, इतना कम तो आप नहीं खाती। आजा बहू, तू भी खाने पर बैठ जा। बहुत कुछ सुनना होता है पापा जी, उसी से ना आजकल पेट भर जाता है मेरा, खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मोहित को अंदाज़ा लग जाता है कि इस सास बहू के बीच में कुछ तो खिचड़ी पक रही है। अगली सुबह मोहित ऐसे ही घर से बाहर निकलता है। अपने टोकने की आदत से मजबूर विदुषी कहती है, कैसे कांटे की तरह सूख गया है बेटा तू? सही से खाना वाना नहीं खिलाती क्या मोना तुझे? इसमें उसकी भी क्या गलती है, सभी का देखना पड़ता है उसे। कोई बात नहीं, मैं भी तेरी भाभी की तरह हूँ, मेरे पास आकर खा लिया कर। बड़े दिनों से एक बात पूछनी थी मुझे आपसे आंटी जी। मेरे पापा आपके जीजाजी लगे, तो आप मेरी भाभी, ये कैसा रिश्ता हुआ भला? बात ये है ना बेटा कि मैं तो असल में तुम लोगों से 2-4 साल ही बड़ी हूँ, पर आजकल ज़माना बदल गया है ना। सामने से अगर तेरी माँ को मैंने उस दिन आंटी कह दिया होता तो वो बेकार में मुझसे नाराज़ हो जाती, इसलिए मैंने उनको दीदी और तेरे पापा को जीजाजी कह दिया। खैर ये सब छोड़, क्या बात है ये बता, तू इतना कमज़ोर क्यों हुआ जा रहा है? कहीं मोना और तेरे बीच कोई बात तो नहीं हुई? तुम्हारी शादी को 5 साल हो गए हैं, तुम दोनों का अभी तक कोई बच्चा नहीं है। कोई कमी तो नहीं है ना मोना में, माँ तो बन सकती है ना।
मोहल्ले में सभी के सामने विदुषी मोहित से ऐसी बात पूछ लेती है। आपकी उम्र देखकर लगता है कि आपकी शादी को कम से कम 29-30 साल हो गए आंटी जी, पर अब तक आपके घर कोई बच्चा नहीं दिखा। होता तो दिखता ज़रूर। आपको कोई बच्चा क्यों नहीं है आंटी जी? बोल विदुषी, क्यों नहीं है बच्चा? अरे तुम सब यहाँ भीड़ लगाकर क्यों जमा हो गए? जाओ अपने काम पर। किसी को कोई काम नहीं है क्या? सवेरे सवेरे टाइम खुटी करने आ गए। अरे जा बेटा, तू भी ऑफिस जा। मुझे भी तेरे अंकल के लिए नाश्ता बनाना है। मोहित समझ जाता है कि उसके घर के बिगड़े माहौल के पीछे कोई और नहीं, पड़ोसन विदुषी ही है, और विदुषी की पोल पट्टी मोहित अपनी माँ और बीवी के आगे खोल देता है। मैं भी इंसान हूँ मोहित, पता तो था ही मुझे कि आंटी क्या कर रही है, पर 24 घंटा एक ही बात। तो ज़रा अपसेट हो गई थी मैं। आपके घर में इतनी बार डिलीवरी क्यों आती है? रात को लाइट्स क्यों ऑन होती है? आप लोग 2 बजे तक क्यों खाते हो? सब चीज़ में उनको उंगली करनी है। बहू वो भी क्या करेगी, हर पड़ोसन अच्छी नहीं होती। माना तेरे पापा जी को बड़ी अच्छी लग रही है। पर इस बुरी पड़ोसन को अच्छी कैसे बनाना है मुझे अच्छे से पता है मम्मी जी। और अगली सुबह विदुषी के घर पहुंचती है उसकी सास कमला। अरे बहुरिया, दरवाजा तो खोल। अरे बिटवा तू अंदर है ना? कहीं इस डायन तुझे निगल तो नहीं गई? देख ले, गांव से तेरे लिए 2 भैंस लेकर आई हूँ बेटा। माँ जी आप? हाँ, मैं। और तेरा ये सर नंगा क्यों है? सास के सामने खड़ी है, डर नहीं है क्या तुझे? सड़क। मैंने सुना है आजकल बड़ी फ्री रहती है। मेरा बेटा तो काम पर चला जाता है, उसके पीछे तू इधर उधर मोहल्ले वालों के घर चुगलियाँ लगाती फिरती है। तो मैंने सोचा तेरा फ्री टाइम का इस्तेमाल करवाने के लिए मैं ही आ जाऊँ यहाँ। कीड़े पड़ेंगे उन लोगों को, कभी चैन नहीं आएगा। इससे अच्छा तो तुम मुझे जहर दे देती गायत्री बहन। तो फिर आंटी जी अब मोहन भैया भी कह दीजिए एक बार। हर कुछ इस तरह अपने नए मोहल्ले की नई पड़ोसन विदुषी